Okay, so assalamu alaikum to everyone. Hope so I'm audible and visible. आज का हमारा न्यू टॉपिक है एंड दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, पेज नंबर का मुझे बुक का नहीं पता, देख लो तो उस हिसाब से देख लो. सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है आज का हमारा टॉपिक. प्रीवियस क्लास में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके थे कि एविडेंसेस के डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके एविडेंस डिस्कस कर चुके थे. एविडेंस ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और 3 एक्सपेरिमेंट वहाँ हमने डिस्कस किए थे. ग्रिफ्थ का, एवरी मैक्लोइड और मैकार्टी का, और हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट. ये 3 एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किए थे. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन क्या होती है भाई? तो हमारे पास क्या होता है, जब सेलुलर डिवीजन होती है ना, तो उससे पहले डीएनए की 2 कॉपीज बनती हैं. ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, तो ये हमारे पास एक डीएनए है, इसी से देखो 2 कॉपीज बन गई, एक ये वाला डीएनए, एक ये वाला डीएनए. ठीक है, तो ये प्रोसेस जिससे डीएनए खुद ब खुद अपने आप को क्या करता है, सेल्फ सिंथेसिस होती है उसकी, इस प्रोसेस को हम डीएनए सिंथेसिस कहते हैं. ठीक हो गया? तो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन. सिंपल. डीएनए सिंथेसिस सेल साइकिल के कौन से फेज में होती है? यस, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा होगा ना, तो यस कौन से फेज में होती है? एस फेज में होती है. वेरी गुड मरियम. और एस फेज कौन से उसका होता है, इंटरफेज का होता है या डिवाइडिंग फेज का होता है? सेल के 2 फेज होते हैं ना, एक इंटरफेज एक डिवाइडिंग फेज. जो इंटरफेज होता है उसमें फर्दर 3 फेज होते हैं, G1, G1, G1 S एंड देन G2, और इसी के साथ एक G नॉट होता है, और एक डिवाइडिंग फेज होता है जिसमें माइटोसिस मियोसिस होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इंटरफेज में होता है डीएनए की सिंथेसिस. ठीक है, एस फेज सिंथेसिस ही कहलाता है, और इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, मतलब डीएनए की रिप्लिकेशन होती है. ठीक है, जो कि सेल का इंटरफेज होता है. ओके, इसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई, ओल्ड पेरेंट डीएनए. ये हमारे पास क्या है, ओल्ड ओल्ड डीएनए. ठीक है, पहली बार कहीं बायो में पेरेंट का नाम आया, वैसे पेरेंट्स में तो दोनों ही आते हैं, लेकिन है. और जो न्यू स्ट्रैंड बनता है, न्यू डीएनए बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज पेरेंट डीएनए. ये हमारे पास क्या, कौन सा डीएनए? ये ऊपर वाला, दिस इज पेरेंट डीएनए. ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट डीएनए है ऊपर वाला. और जो नीचे वाले दो न्यू बने हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? अनफॉर्चुनेटली फिर से डॉटर डीएनए. ऐसा नहीं कि सन डीएनए बोल दें भाई. पता नहीं, ये हमारे साथ ना बॉयज के साथ ज्यादती है भाई. बायो में हर जगह बस डॉटर, डॉटर सेल, डॉटर डीएनए, डॉटर न्यूक्लियाई, पता नहीं क्या क्या. और बॉयज के लिए पेरेंट बोले, अब पेरेंट में भी एक एक तो फीमेल ही आ जाती है. सो सैड. चलिए कोई बात नहीं है, बायो ने हमें बहुत पीछे दीवार से लगा के रखा हुआ है. कोई बात नहीं है. ओके, इसके बाद डीएनए रिप्लिकेट कैसे होता है? शाबाश, वेरी गुड महक. ओके, इसके बाद हाउ डज डीएनए रेप्लिकेट. तो डीएनए की रिप्लिकेशन कैसे होती है? ठीक है, तो इस चीज को हम देखेंगे अभी कि कैसे होती है रिप्लिकेशन. आप लोगों की पहले वाली बुक में सिर्फ ये था कि बस डीएनए का जो पेरेंट डीएनए होता है वो अनजिप होता है, 2 टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बनते हैं, उन्हीं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के ऊपर 2 न्यू स्ट्रैंड बन जाते हैं, दैट्स इट. लेकिन इस बुक में पूरे 3 अलग अलग वो बताए गए हैं, तो उसको हम देखेंगे. ठीक है, जब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है ना, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वो प्रोवाइड करता है सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन डीएनए रेप्लिकेशन की. और डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है. कैसी होती है? सेमी कंजर्वेटिव. तीन तीन तरह की डीएनए की रेप्लिकेशन के प्रिंसिपल, या 3 तरह के मॉडल साइंटिस्ट ने प्रपोज किए. एक सेमी कंजर्वेटिव का, एक डिस्पर्सिव का, और एक कंजर्वेटिव का. तो हम देखते हैं सबको 1 बाय 1. लेकिन पहले सबसे हम जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, यस, सेमी कंजर्वेटिव सबसे अच्छा है और सबसे राइट है, जो कि अच्छे से वो सब चीज़ों को एड्रेस करता है, तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे. और यस, तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है. ठीक है, तो स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन. तो इसके 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहले फेज हमारे पास होता है इनिशिएशन फेज, दूसरा एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन का फेज, एंड तीसरा टर्मिनेशन फेज. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इनिशिएशन फेज होता है, इनिशिएशन फेज, इसको डिस्कस करेंगे, देन एक्सटेंशन, देन पॉलीमर टर्मिनेशन. ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई एम कमिंग.
ओके ओके सो हमारे पास ये 3 फेजेज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन फेज़ की डिस्कशन करते हैं। देखिए इनिशिएशन का मतलब ही क्या होता है? इनिशिएट होना, ठीक है? ठीक है, इनिशिएट होना। मुझे बुक का नहीं पता कि बुक के कौन से पेज पे है, मैंने बुक देख लें भई बुक के कौन से पेज पे है। बुक में रेप्लिकेशन दी हुई है डिटेल में, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास इनिशिएशन फेज़ आता है, इनिशिएशन फेज़। इनिशिएशन फेज़ में क्या होता है हमारे पास चीज़ें स्टार्ट होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है? तो इनिशिएशन में देखें हमारे पास सबसे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले ना कुछ-कुछ हमें भी चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले ओआरआई का पता होना चाहिए कि ओआरआई क्या होता है? तो ओआरआई इज़ नथिंग बट इट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है? तो ओआरआई क्या होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? डीएनए की सीक्वेंस में वो जगह जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नाम देते हैं या ओआरआई का नाम देते हैं। ठीक हो गया? अब ओआरआई जो होता है हमारे पास, वो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास मल्टीपल ओआरआईज होते हैं, ठीक है? दो से भी ज्यादा। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बैक्टीरिया वगैरह का, तो उसमें ओआरआई जो होता है वो एक ही होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है? तो ORI सब लोगों को क्लियर है कि व्हाट इज ORI? ORI इज नथिंग बट इट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये देखें, यहाँ से ये ORI से स्टार्ट हुआ रेप्लिकेशन, इधर से इधर जाएगा। यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ, इधर से इधर आएगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड ORI और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मल्टीपल होते हैं, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया का हो गया, उसमें ये सिर्फ एक ही होता है ORI, ठीक है? बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ORI होता है। दूसरा है डीएनए हेलिकेज एंजाइम, ठीक है? तो हेलिकेज एंजाइम हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। इसकी बात करेंगे हम आगे, ठीक है? इनिशिएशन में ये सारी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है? डीएनए हेलिकेज, डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमेरेज इसका दूसरा नाम है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है? रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन फॉर्क और एक सीक्वेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आप लोगों ने ये सीक्वेंस इस तरह की पढ़ी होगी मे बी कई बुक्स में। 5 प्राइम ए टी टी जी सी टी ए 3 प्राइम, ठीक है? तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, मैंने ये रैंडमली लिखा है, मतलब ORI भी इसी टाइप की एक सीक्वेंस होती है। जहाँ पे इस टाइप की सीक्वेंस दिखेगी ना, तो वहाँ पे हमारे ये जो हेलिकेज और डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमेरेज या सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, वहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट कर देंगे, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे वहाँ से, ठीक है? तो यस, यहाँ पे देखें, जैसे ही हमारे पास ORI आती है ना, जैसे ही सेल को डिवाइड करना होता है, जैसे ही सेल को डिवाइड करना होता है या सेल की डिवीजन होनी होती है, तो सबसे पहले एस फेज में क्या होता है? ये जो डीएनए हेलिकेजेस है ना, इनका नंबर बढ़ता है, ठीक है? जो भी प्रोटीन होती है सेल सेल उससे रिलेटेड, आपको पता है वो G1 फेज में सारी प्रोटीन्स एंजाइम सब कुछ डबल हो जाता है, ठीक है? अब क्या होता है, ये जो डीएनए हेलिकेज होता है, ये ना पूरा फाइंड आउट करता है, डीएनए में जाता है, देखता है। अज्यूम करो ये डीएनए हेलिकेज है आप लोगों के पास, ठीक है? ये डीएनए हेलिकेज है, ये आया इधर, इसने ओआरआई को डिटेक्ट किया। जहां से ही ओआरआई स्टार्ट होगी, ठीक है? ओआरआई को डिटेक्ट किया इसने, वहीं पे ये लग जाएगा और वहां से आगे ना हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर देगा, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास, यस, यहाँ देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड जब तोड़ना स्टार्ट करेगा तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे ना। तो बीच में से हेलिकेज आया, हेलिकेज आपको पता है ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है? ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्हें तोड़ देगा, ठीक है? और जी और सी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उन्हें तोड़ देगा। जब उन्हें तोड़ देगा तो ये देखो आपको स्ट्रैंड दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या किया है? हेलिकेज ने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को फाइंड किया, वहां पे बाइंड हुआ और वहां से उसने क्या किया? ओपन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करना स्टार्ट कर दिया, अनजिप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक हो गया? गॉट इट? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? भाई रिप्लाई तो दे दे कोई। ओके, इसके बाद हमारे पास देखें,
जब हमारे पास क्या होता है, ये डीएनए के स्ट्रैंड अलग होते हैं ना, तो ये डीएनए के स्ट्रैंड ना अकेले काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेस एनर्जी वाले बॉन्ड, नहीं, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास इतनी उनकी एनर्जी नहीं होती, ठीक है। वो लूजली बॉन्ड होता है, इतना सख्त बॉन्ड नहीं होता, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है या आयोनिक बॉन्ड सख्त होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना सख्त नहीं होता, ठीक है। तो दोनों को तोड़ता है, ठीक है। आपको पता है पूरे सीक्वेंस में आगे GC AT GC तो आता ही रहता है ना पूरा, तो दोनों को तोड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि AT को तोड़ेगा वो क्योंकि उसमें डबल है, GC को नहीं तोड़ सकेगा वो ट्रिपल, ऐसा नहीं, सबको तोड़ेगा। अब सबको तोड़ेगा तभी तो रेप्लिकेशन पॉसिबल होगी, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से हमारे पास यस दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, जैसे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे हमारे पास हेलिकेज काम करेगा ना, तो यहाँ पे ना एक बबल सा बन जाएगा, ये देखें, दिस बबल इज कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, रेप्लिकेशन बबल, ठीक हो गया। अभी डीएनए गायरेज और टोपोइसोमेरेज की बात हमने नहीं की, इसकी बात करते हैं आगे, ठीक। तो रेप्लिकेशन बबल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और डीएनए हेलिकेज के काम सब लोगों को क्लियर हो गए। ये तीन चीजें हमने डिस्कस कर ली, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए हेलिकेज एंड रेप्लिकेशन बबल। और ये सीक्वेंस भी देख ली, ORI, ठीक है, ये ORI है, अज्यूम करो ये ORI है हमारे पास, ठीक हो गया। नाउ उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखें हमारे पास एक चीज है रेप्लिकेशन फॉर्क। जस्ट अ मिनट यार, एक तो जगह इतनी कम। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हमारे पास रेप्लिकेशन बबल है, रेप्लिकेशन फोर्क को भी देखते हैं, और एक चीज है हमारे पास, यस, ये देखें, ये हमारे पास हेलिकेज, देखो आगे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता जाएगा और पीछे से देखो दोनों स्ट्रैंड अलग होते जाएंगे, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है नीचे, ठीक हो गया। अब आगे आए जरा, एक चीज है यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ना SSB जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, ये देखें, ये देखो ये वाली, ये वॉयलेट से कलर की जो है, ये हमारे पास SSBs है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं भाई, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है ना, वो हमारे पास, अब जब डीएनए हमारे पास दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ साथ होते हैं ना, तो उस वक्त डीएनए क्या होता है, सही स्टेबल होता है। लेकिन दोनों स्ट्रैंड, आप लोगों को पता है दोनों स्ट्रैंड के लिए एक दूसरे के लिए एफिनिटी होती है ना, ठीक है। ऐसा अज्यूम करें ना कि भाई ये दोनों स्ट्रैंड ना एक एक अब्बा है और एक बेटा है, जैसे लेट्स से, और इन दोनों में बहुत प्यार है। तो अब्बा अगर जॉब के लिए जाते हैं तो सुबह फिर बेटा उसको छोड़ता नहीं है ना, ऐसा ही है, राइट। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि दोनों के लिए एफिनिटी होती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। आपको पता है ऊपर ऊपर वाले स्ट्रैंड में अगर ए है तो नीचे वाले में टी होगा, तो वो दोबारा से आके बाइंड करेगा, ठीक है। तो दोबारा बाइंड करने से दोबारा हमारे पास ये जुड़ ना जाए नीचे, दोबारा से स्ट्रैंड ना बन जाए, तो इसलिए हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना वो उन दोनों को ना स्टेबल कर लेंगी, दोनों स्ट्रैंड्स को स्टेबल कर देंगी, ठीक है। तो ये एक जालिम है, जैसे मूवीज में देखा होगा ना, वो हीरो और हीरोइन को, और बीच में एक विलन होता है, तो विलन मतलब हीरोइन को दूर ले जाता है, या इस तरह, या मतलब इस केस में भी अम्मा भी मतलब बेटा बेटी के केस में, या फादर सन के रिलेशन में क्या होगा। क्या समझ नहीं आया मरियम जावेद? अज्यूम करो ये ऊपर वाली मरियम आप हो, ठीक है, ऊपर वाला जो स्टैंड है ना वो आप हो, नीचे वाला स्टैंड ना आपके अब्बा है, और आप छोटी सी हैं, जैसे आप छोटी सी हैं और आप स्कूल जा रही हैं, जैसे लेट्स से, ठीक है। और आपके अब्बा जॉब पे जा रहे हैं, आप बोल रही हो कि नहीं हम नहीं नहीं अब्बा, आप स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ ही मतलब, ठीक है। लेकिन बीच में से आपकी अम्मी आती हैं और आपको उनके उनसे पकड़ के ना दूर ले जाती हैं, और वो आप चली जाती हैं, ठीक है। अज्यूम करो पीछे से आपकी अम्मी आई, उन्होंने पकड़ा, आपको पकड़ा, वो दूर ले गई और आपके अब्बा यहाँ से दूर चले गए, ठीक है। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है ना, ये अम्मी वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा समझ लें कि बेटा बेटी को, या सॉरी फादर सन को दूर कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज करती हैं दोनों डीएनए स्ट्रैंड को, ठीक है। वरना ये एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं, एक में अगर ए तो दूसरे में टी होता है, ठीक है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे दोबारा से। सिंगल स्ट्रैंड पे जाम करेगा, क्या करेगा काम? एसएसबीज, यस एसएसबीज, एसएसबीज सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर, यस, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर जाके बस हम वो हो जाएंगे और इन दोनों को फिर दूर दूर कर लेंगे। इसको इधर खींचेगा ये और इसको इधर खींचेगा ये, ताकि दोबारा से ये आपस में ना जुड़ ना जाए। अब आया मरीम समझ? जी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये बात तो भाई ये बात तो बोली, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ए और टी से मतलब ए टी से होता है और जी सी से होता है। जैसे आप अपने अब्बा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो इसी तरह से डीएनए का स्ट्रैंड भी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे ही अब्बा पहुंचे तो फौरन अब्बा से चिपक गए, तो सेम यही होता है इसका भी, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम क्लियर है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम क्लियर है? आगे जाएं। ओके ओके, ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गई, और एक चीज और है, रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क को जरा देख लें। आप लोगों ने फिजिक्स की लैब में ट्यूनिंग फॉर्क तो देखा होगा। ये देखें, तो ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा आप लोगों ने। तो एग्जैक्टली जहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ना, तो आप लोग देखें यहाँ पे ये एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा? और फॉर्क किस डायरेक्शन में आगे की तरफ जाता है? इसी को हम कह, क्या नहीं दिख रहा है? ये फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, ये देखिए ऐसा। यहाँ पे फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा यार। बेटा आप लोगों ने फिजिक्स की लैब में ट्यूनिंग फॉर्क देखा है? स्लाइड विजिबल नहीं है, शाबाश, रिफ्रेश कर लो आप जल्दी से। ओके, मैंने रिफ्रेश कर दिए, अब विजिबल है। अब विजिबल है, नाउ विजिबल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो पूरा फोर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, आप लोगों ने फिजिक्स की लैब में ट्यूनिंग फोर्क देखा होगा, जिससे आप लोग फ्रीक्वेंसी वगैरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये फोर्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आप लोगों को, और ये फोर्क आगे की तरफ ऐसा प्रोग्रेस करेगा, तो यही तो है रेप्लिकेशन फोर्क। मरियम आप हंस लो पहले, रेप्लिकेशन फोर्क समझ में आया? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ग्रीन क्या है? ग्रीन की बात करते हैं अभी, ग्रीन को छोड़ो, ठीक है। ये रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ से ऐसा होगा और इस डायरेक्शन में ये प्रोग्रेस करेगा आगे की तरफ, तो इसने लिखा है फोर्क प्रोग्रेशन, ठीक हो गया, ओके। तो हमारे पास स्टार्ट में इनिशिएशन वाली सारी चीजें क्लियर हो गई ना सब लोगों को? एक बार जल्दी से क्विक सा रिकैप करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन जस्ट रेप्लिकेशन का स्टार्ट होता है, ठीक है। और इनिशिएशन में हमें कुछ टर्म्स का देखना सबसे जरूरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओआरआई। ओआरआई इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, जैसे यहाँ पे एक दिखाई गई है आप लोगों को, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिस जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये देखें, ये ओआरआईज आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये क्या है? इस टाइप की सीक्वेंस है जो ओआरआई है, ठीक है, ओके। देन ओआरआई हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें कितनी होती है? उसमें एक ही ओआरआई होती है, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है वहां से, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे हमारा सेल हो गया, वहां पे मल्टीपल ओआरआईज होते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर, इधर, मतलब हर एक जगह से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास एक ही होता है। प्रो में एक ही क्यों? उसकी मर्जी भाई। प्रोकैरियोटिक वैसे जो मतलब जो डीएनए होता है ना, वो छोटा होता है यूजुअली। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो छोटा होता है, ठीक है। हमारा ह्यूमन डीएनए कितना बड़ा होता है? 20 से 30 हजार जीन्स,
20 से 30,000 जीन्स की रिप्लिकेशन, और बैक्टीरिया में वही 2 से 3,000 जीन। तो इसलिए वहाँ पे एक ही से काम चल जाता है, लेकिन हमारे ह्यूमंस में एक से काम नहीं चलता, या प्रोकैरियोटिक सेल में एक से काम नहीं चलता, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स के पास हमारे पास जो डीएनए होता है ना, वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा ओआरआई और उधर कम ओआरआई। उनका एक पे काम चल जाता है, हमारा हमें ज़्यादा चाहिए होती। ठीक है, तो दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ना सेंस करेगा। जैसे आप लोगों ने वो डॉग्स देखे हैं जो एयरपोर्ट पे होते हैं या कहीं कस्टम वस्टम में, या जो मतलब चीज़ों को स्निफ करके देखते हैं, तो ये उस टाइप के डॉग्स हैं। जहाँ पे उनको वो चीज़ नज़र आएगी तो वहीं से वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जर्मन शेफर्ड देखा होगा आप लोगों ने, तो ये जर्मन शेफर्ड की तरह है, ये देखेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को कहाँ है, जहाँ से होगी वहीं से डीएनए को खोलना स्टार्ट कर देगा, और दोनों स्ट्रैंड को दूर दूर करना, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जी और सी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर देगा। ये हेलिकेज का काम है। ठीक हो गया। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम क्या है बता दिया आप लोगों को। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं। जैसे ही हेलिकेज इनको सेपरेट करेगा, मान लो ए और टी बीच में से ये बॉन्ड था ना, ये तोड़ेगा हेलिकेज इनको, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या होगा, फिर से इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हुई, एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। तो इधर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा, इधर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा, इधर से इसको इधर खींचेगा, इधर से इधर इसको खींचेगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब जुड़ेंगे नहीं तो एक टेम्पलेट स्टेट बन जाएगा, दो अलग अलग टेम्पलेट स्टेट बन जाएंगे, और इनके ऊपर डीएनए की सिंथेसिस होगी फिर। ठीक है, तो एसएसबीज का काम क्लियर है सब लोगों को। रेप्लिकेशन बबल। अब रेप्लिकेशन बबल ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे एक बबल सी अपीयरेंस है ना, जहाँ पे हेलिकेज ने थोड़ा सा काम किया, और यहाँ पे रेप्लिकेशन मतलब एक बबल सी अपीयरेंस हो गई, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन बबल। ठीक हो गया, तो रेप्लिकेशन बबल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क आप लोगों को बता दिए। ठीक है, एक ट्यूनिंग फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, और ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये देखें, ये आप लोगों का डीएनए है, जहाँ पे जस्ट ओआरआई आइडेंटिफाई हुई है, ये है ओआरआई, ये है ओआरआई, ये है ओआरआई। डीएनए हेलिकेज यहाँ पे बाइंड करेगा आके, और इन्हें ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखें ओपन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद न्यू डीएनए सिंथेसाइज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले इनिशिएशन में डीएनए हेलिकेज आइडेंटिफाई करेगा ओआरआई को, और यहाँ पे आके बाइंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इनिशिएशन के फेज के जो मेन फीचर्स है ना, वो आपको रेप्लिकेशन बबल अपेयर होगा। ठीक है, और बस रेप्लिकेशन का प्रोसेस जस्ट स्टार्ट ही हो जाएगा यहाँ से। तो इनिशिएशन में जो जो चीजें आ रही हैं सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज डिस्कस नहीं की, टोपो आइसोमेरेज, ये वाली चीज डिस्कस नहीं की, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये चीज क्लियर है सब लोगों को, ये चीज क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ना, अभी तो बताया, जैसे अम्मी अब्बी की एग्जांपल दी थी आपको। एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, ओके। हेलिकेज देखो, ये तीर की तरह का ये हेलिकेज है, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इधर ऐसे, तो ये आगे की तरफ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आगे जाएं। ओके, अब हमारे पास दूसरा जो फेज आता है ना, दूसरा फेज हमारे पास आता है किसका, दूसरा फेज हमारे पास आता है, यस। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पे, मैंने टोपो आइसोमेरेज आप लोगों को नहीं बताया, ये डीएनए गायरेज एंजाइम। गायरेज, या कुछ लोग इसको जायरेज भी पढ़ते हैं। तो ये जायरेज या टोपो आइसोमेरेज क्या करते हैं पता है, ये डीएनए के अंदर जितने भी ये जो वो होते हैं ना, देखिए डीएनए हमारे पास ऐसा होता है ना, बल खाते हुए आता है ना, डबल स्टैंडर्ड का डुप्लेक्स होता है ना, तो ये स्पाइरल लेडर शेप होती है ना डीएनए की, स्पाइरल लेडर शेप। यस, स्पाइरल लेडर शेप का जो हेलिक्स होता है ना, तो टोपो आइसोमेरेज उसको ना स्ट्रेट लेडर शेप में लेके आता है इस तरह, इसके अंदर जो बल वाले ना इनको खत्म कर देता है, इसके अंदर जो टेढ़ापन है ना उसको खत्म कर देता है। ठीक है, अब इसमें ना रेप्लिकेशन, अब हेलिकेज को इधर आना पड़ेगा, फिर ऐसे आना पड़ेगा, फिर ऐसे घूम के आना पड़ेगा। इसमें सीधा सीधा हेलिकेज यहाँ से स्टार्ट करेगा और आगे प्रोसेस चलता जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, डीएनए को सीधा कर देता है, हाँ ट्यूनिंग कर देता है डीएनए की। यस, स्ट्रेटनेस, स्ट्रेटनेस खत्म,
ठीक है, तो स्पाइरल लेडर शेप से ये स्ट्रेट लेडर शेप में लेके आता है। एक तो ये काम है। तो यहाँ देखो आप लोगों को स्लाइड में दिखाई भी दे रहा होगा। पीछे देखो, आगे देखो डीएनए कैसा है। आगे का डीएनए देखो स्पाइरल है, पीछे का डीएनए देखो जहां से हेलिकेज गुजरा ये गोल गोल, पापा की रोटी गोल गोल। तो ये देखो पीछे वाली जगह स्ट्रेट हो गई है। अब हेलिकेज देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है तीर की तरह। ठीक हो गया। तो टोपो आइसोमेरेज का काम ये है। इसको वैसे टोपो आइसोमेरेज क्यों कहते हैं? टोपो इसलिए क्योंकि ये डीएनए की टोपोलॉजी को चेंज कर रहा है, टोपोलॉजी। एंड यू नो व्हाट इज टोपोलॉजी? डू यू पीपल नो अबाउट टोपोलॉजी? यस, व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब होता है जमीन के जो टेक्सचर को स्टडी करते हैं ना, जो उभार और प्लेन जमीन, फिर उभार फिर प्लेन, ठीले रेत के इस तरह। तो वो टोपोग्राफी जो होती है जमीन की, कहीं पे स्ट्रेट, कहीं पे मैदान, कहीं पे रेत के ठीले, कहीं पे पहाड़, तो वो टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, वो टोपोग्राफी कहलाती है, उसकी स्टडी को टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसीलिए ये देखो ये डीएनए की क्या कर रहा है, टोपोलॉजी को चेंज कर रहा है। इसीलिए इसको इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमेरेज या डीएनए गायरेज एंजाइम। अभी हम डिस्कस करेंगे, लैंडिंग नहीं होता, इट्स लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, दो स्ट्रैंड होते हैं, हम डिस्कस करेंगे महक, डोंट वरी। तो ये देखें हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से हुआ आइडेंटिफाई, हेलिकेज ने बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट किए, टोपो आइसोमेरेज ने स्ट्रेट लेडर शेप को स्पाइरल लेडर डीएनए को स्ट्रेट लेडर डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक सारी चीजें होप सो क्लियर होंगी। अब इसके बाद दूसरा फेज आता है एलोंगेशन का या एक्सटेंशन का, जहां पे मेन डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज, जब हेलिकेज बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा तो ये ऊपर एक स्ट्रैंड बन रहा है, एक नीचे स्ट्रैंड बन रहा है। इन्हें हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ठीक है, इन्हीं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे ऊपर वाले स्ट्रैंड पे एक नया डीएनए सिंथेसाइज, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, नीचे वाले के ऊपर एक नया सिंथेसाइज होगा। तो नीचे से हमें एक डीएनए मिल जाएगा, एक ऊपर से हमें डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन की फेज की बात करते हैं। एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन के फेज में क्या होता है भाई, हमारे पास डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना वो एक्चुअली में सिंथेसाइज होते हैं। वैसे तो ये प्रोसेस ना सारा कुछ एक साथ में खिचड़ी पक रही होती है, इधर से टोपो आइसोमेरेज स्ट्रेट कर रहे हैं, इधर से हेलिकेज काट रहे हैं, पीछे से डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर रहा है। ये सारा कुछ साथ साथ में हो रहा है, लेकिन हमने अपनी ईज के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले टोपो आइसोमेरेज आएगा पूरे डीएनए को स्ट्रेट कर देगा, फिर हेलिकेज आएगा पूरे डीएनए को खोल देगा, फिर जो है वो पॉलीमरेज आएगा वो सिंथेसाइज करेगा। ऐसा नहीं होता, सारा कुछ ना साइमल्टेनियसली होता है। इधर से टोपो आइसोमेरेज ने थोड़ा डीएनए को स्ट्रेट किया, हेलिकेज ने ओपन किया, डीएनए पॉलीमरेज ने पीछे से सिंथेसाइज किया। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता काम चलता है, सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, ओके। नाउ एक्सटेंशन एंड पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एक्सटेंशन एंड पॉलीमराइजेशन में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है ना, वहां पे क्या होता है, अब हमारे पास, हमें पता है जो, मान लो जो सिंगल स्ट्रैंड है, जैसे अज्यूम करो ए टी जी, जस्ट एक सेकेंड मुझे न्यू पेज लेने दें, वहां पे मैं डिस्कस करता हूँ। अज्यूम करो एक सिंगल स्ट्रैंड है, वहां पे क्या है, ए है, ठीक है, टी है, जी है, सी है, टी है, अगेन यहाँ पे मान लो यहाँ ऊपर ए है। तो ये अज्यूम करो ये पूरा डीएनए का एक स्ट्रैंड है, राइट? एक स्ट्रैंड है, ये एक साइड का स्ट्रैंड है, और इधर एसएसबीज लगी हुई हैं स्टेबलाइज करने के लिए। एसएसबीज का आप लोगों को पता है क्या है? ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, अब इसकी दूसरी साइड पे ना, यहाँ पे हमने क्या करना है, टी के ए के सामने क्या लाना है, टी ला के जोड़ देना है, ए के सामने टी ला के जोड़ देना है, टी के सामने ए ला के जोड़ देना है, जी के सामने सी ला के जोड़ देना है, सी के सामने जी ला के जोड़ देना है, और टी के सामने क्या ला के जोड़ना है, ए ला के जोड़ना है। यही करना है ना, तो इधर से एक न्यू से स्ट्रैंड आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा डीएनए। ठीक है, तो सिंपल हमें ये करना है। अब ये जो ए टी ए सी जी सी, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये हमारे पास सेल के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में पहले से पड़े रहते हैं। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता डीएनए पॉलीमरेज उनको यहाँ पे बाइंड करना स्टार्ट करता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज भी ना एक जिद्दी बच्चे की तरह काम करता है, उसको जब तक कुछ दो ना टॉफी वॉफी, वो अपना काम स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जैसे छोटे बच्चों को आप लोग कुछ बोले ना, काम ये काम कर दो, वो काम कर दो, वहां से जाके ये कर दो,
तो वो काम नहीं करते। वहीं पे एक टॉफी दे दो तो फौरन चले जाएंगे। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज भी इसी तरह से जिद्दी बच्चे की तरह है। ये बोलते हैं कि मैं जब तक काम नहीं करूंगा जब तक मुझे ना ये प्राइमर की टॉफी नहीं मिलेगी। ये जो प्राइमर होता है ना, प्राइमर की टॉफी जब तक नहीं मिलेगी मुझे, ठीक है, मैं तब तक काम नहीं करूंगा। तो फिर ये क्या करता है पता है, फिर क्या होता है, ये देखो ये पूरा एक स्ट्रैंड था ना ऊपर, अब नीचे देखो, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये, और इसने ये सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया डीएनए को इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखो, यस, ये जो डीएनए हेलिकेस क्या कहते हैं कि भाई मुझे टॉफी चाहिए तभी मैं काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो फिर हमें एक प्राइमर आता है, एक प्राइमर लगाना पड़ता है जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। प्राइमर जो होता है ना वो डीएनए पॉलीमरेज की टॉफी है, ऐसा समझे। और ये छोटी सी सीक्वेंस होती है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है, इट्स ओलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ओलिगो का मतलब कुछ, ओलिगोसैकेराइड पढ़ा था ना, तो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, और ये आरएनए की सीक्वेंस होती है। ठीक है, अज्यूम गैस, रिमेंबर इस चीज को याद रखेंगे, ये आरएनए की सीक्वेंस होती है। आरएनए की सीक्वेंस है तो मतलब इसमें ए की टी की जगह क्या होगा, प्राइमर में टी की जगह पे क्या होगा अगर आरएनए की सीक्वेंस है तो, यस एनीवन, टे की जगह यू होगा, वेरी गुड, शाबाश मरियम। ठीक है, टी की जगह पे यू होगा, वेरी गुड उजाला। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारे पास प्राइमर लगता है ना, प्राइमर, तो प्राइमर लगने के बाद ना डीएनए पॉलीमरेज को टॉफी मिल गई। अब ये खुशी खुशी अपने आंसू पूछता है और जिस काम के लिए इसको बोला गया वो काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर से ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये देखो ये जो ग्रीन वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सेल के साइटोप्लाज्म में से लेगा और इधर लगाता जाएगा, लगाता जाएगा, लगाता जाएगा। और इस चीज को ये मेक श्योर करता है कि ए को हमेशा टी के साथ और जी को हमेशा सी के साथ ही बाइंड करेगा। अगर इसने उल्टा कर दिया, अगर छोटे बच्चे ने गलत काम कर दिया तो फिर पिटाई होती है ना छोटे बच्चे की। लेकिन छोटे बच्चे ने ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ना खुद से डीएनए को रीड कर सकता है कि किधर उसको ए लगाना है, किधर उसको टी लगाना है, किधर उसको जी लगाना है। ठीक है, ये सारा उसको पता होता है। तो ये इंटेलिजेंट बच्चा है बहुत, डीएनए पॉलीमरेज